Hello everyone, welcome back to CV Nursing classes. In today's video, we will learn about the important and life-saving topic which is neonatal resuscitation. And this topic is very important for BSc Nursing and GNM exams and also for the clinical practices. So let's start the video. Firstly, we discuss about the definition of neonatal resuscitation. न्यूनेटल रिसक्सिटेशन होता क्या है ये हम पहले समझेंगे। न्यूनेटल रिसक्सिटेशन एक लाइफ सेविंग इंटरवेंशन होता है जिसमें जो भी बेबी का बर्थ होता है, अगर बेबी ब्रीदिंग नहीं कर पा रहा है या हार्ट रेट जो है बेबी की लो है, मसल टोन बहुत लो है, तो उस सिचुएशन में, उस कंडीशन में हम बेबी को न्यूनेटल रिसक्सिटेशन प्रोवाइड करते हैं। ये बेबी की ब्रीदिंग को इम्प्रूव करता है, हार्ट रेट बढ़ाता है एंड नॉर्मल लाइफ फंक्शंस को प्रमोट करता है। सो लेट्स स्टार्ट इट द डेफिनेशन। Neonatal resuscitation is a set of medical intervention performed at birth to help a newborn baby establish effective breathing, circulations and oxygen when the baby does not breathe spontaneously, has poor heart rate। मतलब न्यूनेटल रिसक्सिटेशन एक मेडिकल इंटरवेंशन का सेट है जिसमें बेबी के बर्थ के टाइम पे अगर बेबी इफ़ेक्टिव ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन एंड ऑक्सीजन मेंटेन नहीं कर पा रहा है एंड बेबी इज़ नॉट ब्रीथ स्पॉन्टेनियसली, मतलब वो खुद से ब्रीथ नहीं कर पा रहा है और उसकी हार्ट रेट है वो पुअर है, तो उस सिचुएशन में हम न्यूनेटल रिसक्सिटेशन देंगे। अब किन बेबीज़ को न्यूनेटल रिसक्सिटेशन की नीड होती है वो हम देखेंगे। अराउंड 90% ऑफ न्यूबॉर्न ब्रीथ नॉर्मली एट बर्थ, मतलब 90% बेबी ऐसे होते हैं जो स्पॉन्टेनियसली, जो खुद से ही ब्रीथ कर पाते हैं बर्थ के टाइम पर। अबाउट 10% नीड सम असिस्टेंट्स, मतलब जो 10% बेबी होते हैं वो असिस्टेंट की नीड होती है उन्हें ब्रीथ करने के लिए, स्पॉन्टेनियसली वो ब्रीथ नहीं कर पाते हैं। and nearly 1% require advanced resuscitation like ventilation and chest compression and drug। और 1% बेबीज़ ऐसे होते हैं जिन्हें रिसक्सिटेशन प्रोवाइड किया जाता है विथ पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन एंड चेस्ट कंप्रेशन एंड मेडिकेशंस, ड्रग। अ फिजियोलॉजी ऑफ ट्रांजिशन एट बर्थ। बिफोर बर्थ ऑक्सीजन कम फ्रॉम द, मतलब फिजियोलॉजी समझते हैं कि बर्थ से पहले बेबी में क्या होता था, ऑक्सीजन कहाँ से सप्लाई होती थी, एंड बर्थ के बाद बेबी को ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगी और क्या उसकी प्रोसेस शुरू होगी। बिफोर बर्थ ऑक्सीजन कम्स फ्रॉम द प्लेसेंटा, आफ्टर बर्थ द बेबी मस्ट बी ब्रीद ऑन इट्स ओन। मतलब जो बेबी रहता है वो जब मदर के वोम में रहता है तब जो प्लेसेंटा होती है और जो मदर का जो ब्लड होता है वो भी बॉडी में सर्कुलेट होता है बेबी की, और वहीं से प्लेसेंटा के थ्रू मदर की बॉडी से ही चाइल्ड की बॉडी में ऑक्सीजन पहुंचती है, जिसमें बेबी को ब्रीथ करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। लेकिन जैसे ही बेबी का बर्थ हो जाता है तो क्या क्या इवेंट्स होते हैं, क्या क्या चेंजेस होते हैं। मेजर चेंजेस आफ्टर बर्थ, लंग्स एक्सपांड एंड एल्वियोलाई फिल विद द एयर। मेजर लंग्स एक्सपांड होंगे और एल्वियोलाई जो रहेगी वो एयर से फिल होगी। पल्मोनरी ब्लड फ्लो इंक्रीज द पल्मोनरी वेसल्स डायलेट। जो पल्मोनरी ब्लड फ्लो होगा वो पल्मोनरी वेसल्स को डायलेट करेगा। अम्लाइकल जो वेसल्स क्लोज होंगी, जो अम्लाइकल वेसल्स थी, जो प्लेसेंटा की वेसल्स थी, वो इंक्रीजिंग सिस्टमेटिक ब्लड प्रेशर, वो क्लोज हो जाएगी। तो जो बेबी के अंदर सिस्टमेटिक ब्लड फ्लो है उसका प्रेशर बढ़ेगा और वो रेगुलेट होगा, सर्कुलेशन होना शुरू होगा। ऑक्सीजन रिच ब्लड नाउ सर्कुलेट टू द ब्रेन, मतलब जो ऑक्सीजन रिच ब्लड होगा वो ब्रेन तक पहुंचेगा। लेकिन अब फिर हम जो केसेस डिस्कस करेंगे उसमें ये होगा कि ये बेबी में ये सारे इवेंट्स नहीं होंगे, ये सारे चेंजेस नहीं आ पाएंगे, तो वो ऑक्सीजन मेंटेन नहीं कर पाएगा, ब्रीदिंग प्रॉपरली नहीं कर पाएगा, एंड जो मसल टोन्स रहेगी वो भी पुअर रहेगी एंड हार्ट रेट भी स्लो रहेगी। एंटीसिपेटिंग फैक्टर ऑफ रिसक्सिटेशन, मतलब कौन कौन से ऐसे फैक्टर है जिसके कारण रिसक्सिटेशन देने की नीड हो सकती है। सबसे पहले देखेंगे एंटीनेटल फैक्टर। एंटीनेटल फैक्टर्स क्या होते हैं, जब बेबी मदर की वोम में रहता है उसे हम एंटीनेटल पीरियड बोलते हैं।
और जो उस टाइम पे जो फैक्टर बेबी को रिसक्सिटेशन की ओर बढ़ाते हैं या जो ब्रीदिंग को लो करता है या बेबी में ऐसी लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन डेवलप करता है, वो क्या क्या हो सकते हैं एंटीनेटल पीरियड में, उसे ही हम एंटीनेटल फैक्टर बोलेंगे। सबसे पहले मैटरनल डायबिटीज़, अगर मदर को डायबिटीज़ की कंडीशन है। प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन, मतलब जो प्रेगनेंसी के समय मदर को हाइपरटेंशन हो जाता है, जो प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन बोलते हैं। ये भी बेबी में आगे जाके लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन या रिसक्सिटेशन की नीड की ओर लेके जाती है। एनीमिया एंड आइसो इम्यूनाइजेशन, मैटरनल इन्फेक्शन, कोई भी मैटरनल इन्फेक्शन होगा जो बेबी को ब्रीदिंग को लो करेगा या उसकी जो प्रॉपर फंक्शन होंगे वो मेंटेन नहीं करवाएगा। पॉलीहाइड्रोमिनाज या ओलिगोहाइड्रोमिनाज, ये सारी कंडीशन होती है जो बेबी के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को भी अफेक्ट करती है और आफ्टर द बर्थ बेबी का जो रिसक्सिटेशन प्रोसेस होती है उसको भी कहा जा सकता है कि प्रमोट करती है। ये सारी सिचुएशन अगर मदर में होगी तो बेबी एक हाई रिस्क न्यूबॉर्न हो सकता है और उसे रिसक्सिटेशन की नीड हो सकती है। फिटल अनोमलीज हो सकती है, प्रीवियस फिटल या नियोनेटल डेथ, अगर पहले किसी बच्चे की डेथ हो गई हो वो भी ये इस फैक्टर के कारण हो सकता है। दूसरा हम देखेंगे इंट्रापार्टम फैक्टर। इंट्रापार्टम फैक्टर क्या होता है, जब ड्यूरिंग लेबर, बर्थ के टाइम पे जो लेबर की प्रोसेस होती है ड्यूरिंग लेबर होगा ये। इसमें कौन कौन सी कंडीशन आ सकती है, इमरजेंसी सी सेक्शन, मतलब इमरजेंसी सिजेरियन अगर सेक्शन हुआ है तो बेबी भी डिस्कम्फर्ट में चला जाएगा और उसको हम एक सी सेक्शन के थ्रू बेबी को डिलीवर करवाएंगे तो हो सकता है इसको न्यूनेटल रिसक्सिटेशन की नीड हो, उसकी ब्रीदिंग हार्ट रेट सब अफेक्ट हो सकते हैं। ब्रीच एंड अबनॉर्मल प्रेजेंटेशन भी एक बहुत बड़ा रीज़न होता है। प्री मैच्योर एंड प्रोलॉन्ग लेबर, एक तो प्री मैच्योर बेबी का बर्थ होना या प्रोलॉन्ग लेबर होना, या बेबी ने अगर म्यूकोने में पास करके एस्पिरेट कर लिया है तो भी हाई रिस्क न्यूबॉर्न में जा सकता है। अगर कोड प्रोलैप्स हो गई है एंड परसिस्टेंट फीटल ब्रेडिकार्डिया, मतलब बहुत लंबे, मतलब कुछ टाइम से या मतलब लंबे टाइम से फीटल ब्रेडिकार्डिया में चल रहा है। आगे हम देखते हैं यूज़ ऑफ जनरल एनेस्थीसिया, मतलब बर्थ के टाइम पे इंटरनेटल पीरियड में एनेस्थीसिया देने पे भी बेबी को डिस्कम्फर्ट हो सकता है। अब हम देखेंगे प्रिपरेशन ऑफ रिसक्सिटेशन, मतलब प्रिपरेशन कैसी करते हैं रिसक्सिटेशन की, ये हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हमें किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी, ट्रेंड पर्सनल, मतलब जो भी रिसक्सिटेशन प्रोवाइड करेगा, क्योंकि रिसक्सिटेशन एक बहुत इमरजेंसी इंटरवेंशन प्रोसीजर होती है जिसमें बहुत कॉन्शियस रहने की ज़रूरत होती है। एक एक मिनट हर सेकंड इम्पोर्टेंट होता है और सही प्रोसेस हो तभी बेबी की कंडीशंस को हम ठीक कर सकते हैं और लाइफ सेव कर सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं ट्रेंड पर्सनल। एटलीस्ट 1 पर्सन ट्रेंड इन न्यूनेटल रिसक्सिटेशन मस्ट बी प्रेजेंट एट एवरी डिलीवरी, मतलब हर डिलीवरी के टाइम पे एक रिसक्सिटेशन में ट्रेंड कोई पर्सनल स्टाफ होगा वो वहाँ पर मौजूद होना चाहिए। फॉर हाई रिस्क डिलीवरी 2 और मोर ट्रेंड पर्सनल आर रिक्वायर्ड, जैसे हाई रिस्क डिलीवरी जो पहले से ही पता हो, जैसे प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन, मैटरनल डायबिटीज़ और भी जो फैक्टर्स हमने ऊपर देखे गए हैं, ओलिगोहाइड्रोमिनास, पॉलीहाइड्रोमिनास, इस सिचुएशन में क्या होगा, वो हाई रिस्क प्रेगनेंसी से हम बेबी को डिलीवर करवा रहे हैं तो उस टाइम पे हाई रिस्क प्रेगनेंसी या हाई रिस्क डिलीवरी के टाइम पे 2 और मोर ट्रेंड पर्सनल रिक्वायर्ड होते हैं। अब प्रिपरेशन में इक्विपमेंट्स भी आएंगे, कौन कौन से इक्विपमेंट्स लगते हैं, तो अब हम इक्विपमेंट्स डिस्कस करते हैं। रिसक्सिटेशन में इक्विपमेंट्स आएंगे, एक रेडिएंट वार्मर होना चाहिए जो बेबी के टेम्परेचर को रेगुलेट कर सके, ऑक्सीजन का सोर्स होना चाहिए, सक्शन अपरेटस होना चाहिए, सक्शन अपरेटस में बल्ब सिरिंज होनी चाहिए और कैथेटर होना चाहिए। सक्शन कैथेटर जिन्हें बोला जाता है वो बेबी के साइज़ के अकॉर्डिंग आते हैं, तो चिल्ड्रंस में सक्शन कैथेटर्स अलग होते हैं। बैग एंड मास्क होना चाहिए, बैग जिसे अम्बू बैग कहते हैं, और मास्क होना चाहिए जो बेबी के साइज़ का होता है। 0 to 1 साइज़ का बेबी में हम मास्क यूज़ करते हैं। एंडोट्रेकियल ट्यूब होनी चाहिए, लेरिंगोस्कोप होना चाहिए, जब एंडोट्रेकियल ट्यूब इंसर्ट करते हैं तो लेरिंगोस्कोप की नीड होती है। ड्रग्स अवेलेबल होना चाहिए जिसे इमरजेंसी ड्रग्स कहते हैं, एंड आईवी सप्लाईज
अवेलेबल होनी चाहिए। अब हम प्रोसीजर देखेंगे कि न्यूनेटल रिसक्सिटेशन में कहाँ से शुरू करना है। सबसे पहले जैसे बेबी बर्थ हुआ, अगर बेबी ने क्राई किया, पहले हम उसको ड्राई करेंगे, उसका टेम्परेचर मेंटेन करेंगे, फिर स्टिमुलेशन के थ्रू पता करेंगे। जैसे ही कॉर्ड कट करते ही बेबी क्राई करेगा, अगर बेबी ने क्राई किया, उसकी मसल टोन्स भी अच्छी है और उसका टर्म्स जो है वो भी पूरा फुल टर्म बेबी है, तो हम ये तीनों फैक्टर चेक करेंगे। ठीक है, हम प्रोसीजर डिस्कस करते हैं। इनिशियल असेसमेंट ऑफ अ न्यूबॉर्न, मतलब क्या क्या करेंगे। इमीडिएट आफ्टर बर्थ, जैसे ही बेबी का बर्थ हुआ सबसे पहले टर्म देखेंगे, बेबी प्री टर्म तो नहीं है, टर्म जेस्टेशनली होना चाहिए। क्राइंग एंड ब्रीदिंग देखेंगे कि बेबी क्राई कर रहा है और ब्रीथ कर रहा है नॉर्मली। एंड गुड मसल टोन देखेंगे, मतलब उसका मूवमेंट्स कैसा है, हैंड्स लेग्स का मूवमेंट या अदर जो बॉडी मूवमेंट्स है वो कैसा है, तो ये हम देखेंगे। अगर ये सारी चीज़ें हमें मिल रही है पॉजिटिवली कि हाँ टर्म उसका फुल टर्म है, क्राइंग एंड ब्रीदिंग भी अवेलेबल है एंड गुड मसल टोन भी प्रेजेंट है बेबी में, तो हम उसको रूटीन केयर करेंगे। रूटीन केयर में क्या आएगा, उसका टेम्परेचर मेंटेन करना आएगा, बेबी को ड्राई करना होगा एंड बेबी का अगर कोई सिक्रीशन है माउथ में तो उसे सक्शन करवाना है। देन वैक्सीनेशन के लिए बेबी को रखना है हाफ एन आवर या एक आधे से 1 घंटे के बीच में ब्रेस्ट फीडिंग को प्रमोट करना है। देन अगर ये नहीं प्रेजेंट हुआ, मतलब जो बेबी है प्रीटर्म हो गया है, लो बर्थ वेट बेबी है, क्राइंग नहीं है, ब्रीदिंग भी प्रॉपर नहीं है, मसल टोन गुड नहीं है, तो हमें क्या करना है, रिसक्सिटेशन स्टार्ट करना है। अब रिसक्सिटेशन स्टार्ट करने में सबसे पहले शुरू होता है, इनिशियल स्टेप क्या होगी रिसक्सिटेशन की, जो हमारा स्टार्टिंग का 1 मिनट होता है। बेबी को जैसे ही बेबी डिलीवर हुआ हमने स्टिमुलेशन दिया, क्राई नहीं कर रहा है, कोई मूवमेंट नहीं है, मसल्स मूवमेंट भी नहीं है एंड जो बेबी जेस्टेशनल समझ लो कि लो बर्थ वेट बेबी हुआ है, हाई रिस्क प्रेगनेंसी से डिलीवर हुआ है, तो ये सारे फैक्टर्स देखने के बाद हमें समझ आ गया है कि बेबी की कंडीशन है जो लाइफ थ्रेटनिंग हो सकती है या कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो हमें सबसे पहले जो हमारा इनिशियल टाइम होता है उसको हम गोल्डन 1 मिनट इंक्लूड करते हैं। गोल्डन 1 मिनट में क्या होता है, हमारे पास सिर्फ 1 मिनट होता है। ये सारी चीज़ें असेस करने के साथ साथ बेबी को केयर स्टार्ट करना, ये सारी चीज़ें जैसे ही हमें समझ आ जाती है कि ये सारी चीज़ों में अल्टरेशन है या प्रॉब्लम्स है तो हमें रिसक्सिटेशन की नीड होगी। फिर हम बेबी को वार्मर में लाएंगे, उसका थर्मो रेगुलेशन या बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करेंगे, उसका एयरवे की पोजीशन ठीक करेंगे। स्नीफिंग पोजीशन होती है जिसमें जो हेड रहता है बेबी का वो थोड़ा सा ऊपर होता है, जिससे कि नेक जो रहे वो एकदम ब्रीदिंग के लिए स्ट्रेट हो जाए और एयरवे जो रहे वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। कोई भी सक्शन या सिक्रीशंस एयरवे में नहीं होना चाहिए। सबसे पहले सक्शन करेंगे, पहले माउथ का करेंगे, फिर नोज़ का करेंगे, बेबी को ड्राई करेंगे एंड स्टिमुलेशन देंगे। अगर बेबी स्टिमुलेशन से स्टिमुलेट हुआ है तो हम फिर रूटीन केयर करेंगे, लेकिन अगर स्टिमुलेट नहीं हुआ है तो हम बेबी को फर्दर केयर प्रोवाइड करेंगे। फिर हम बेबी को पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन भी रेडी रखना है। फिर चेक करना है कि स्टिमुलेशन के बाद बेबी की हार्ट रेट कैसी है। अगर हार्ट रेट बेबी की 100 से कम हुई और बेबी ब्रीथ करने में अनेबल है तो हमें पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन या अम्बू बेग का सपोर्ट देके उसे ऑक्सीजन सप्लाई देना शुरू कर देना है। फिर थोड़ी देर 30 सेकंड देखने के बाद वेट करना है कि क्या ऑक्सीजन सप्लाई देने से या पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन रखने से बेबी की ब्रीदिंग इम्प्रूव हुई है। अगर बेबी की हार्ट रेट और ब्रीदिंग है बेबी की वो 40 से 60 के बीच में हो जाती है, मतलब बेबी ब्रीथ करने लगा है। 30 सेकंड हम देखेंगे कि वो स्पॉन्टेनियसली ब्रीथ करना शुरू किया है या नहीं, बेबी खुद से सांस लेना शुरू करा है या नहीं, या हम पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन दे रहे थे उससे ही बेबी ब्रीथ कर पा रहा था। फिर हम हार्ट रेट चेक करेंगे। अगर हार्ट रेट 100 से ज़्यादा हुई और ब्रीदिंग भी नॉर्मल हुई तो फिर हमें ऑक्सीजन सपोर्ट देना है। पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, सिर्फ कुछ टाइम के लिए हमें ऑक्सीजन सपोर्ट पे रखना है। देन बेबी को रूटीन केयर के लिए भेज देना है। लेकिन अगर हार्ट रेट 100 से कम हुई
तो हमें उसकी और कंडीशन असेस करना है। अगर सोच से हार्ट रेट कम हुई तो हमें कंटिन्यूस पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन देना शुरू करना है। अगर हार्ट रेट 60 से नीचे चली जाती है, 60 से नीचे चली जाती है हार्ट रेट, तो हमें कार्डियक कंप्रेशन स्टार्ट कर देना है, चेस्ट कंप्रेशन जिसे बोलते हैं। ये जो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं हमारी प्रोसीजर का ही पार्ट है। यूज़ बैग एंड मास्क वेंटिलेशन 40 to 60। अगर ब्रीथ पर मिनट हुआ है, ब्रीदिंग उसकी नॉर्मल हुई है तो ठीक है। चेस्ट राइज हो रही है, इंश्योर प्रॉपर मास्क सील। जब भी हम मास्क सेट कर रहे हैं तो हमें इंश्योर करना है कि मास्क से कहीं भी ऑक्सीजन लीक तो नहीं हो रही है, या जो हम पॉजिटिव प्रेशर के साथ उसे ऑक्सीजन दे रहे हैं वो बाहर तो नहीं निकल रही है। असेसमेंट करना है 30 सेकेंड। उसके बाद हार्ट रेट मेजर करना है। अगर हार्ट रेट 100 से ज़्यादा हुई तो हमें पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन स्टॉप करके ऑब्जर्व करना है कि वो मेंटेन कर पा रहा है या नहीं हार्ट रेट। अगर हार्ट रेट 100 से कम हुई तो पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन चालू रखना है, मतलब अम्बुवेग से सपोर्ट देना शुरू कंटिन्यू ही रखना है। अगर हार्ट रेट 60 से कम चली गई है, अगर हम पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन का सपोर्ट भी दे रहे हैं उसके बाद भी हार्ट रेट बेबी की अगर 60 से कम है तो हमें रिक्वायरमेंट होगी इमीडिएट चेस्ट कंप्रेशन की। अब चेस्ट कंप्रेशन की क्या इंडिकेशंस होंगी? अगर हार्ट रेट 60 से कम चली गई है 30 सेकंड तक हमें ऑब्जर्व करना है। अगर हार्ट रेट 60 से कम जाने लगी है तो सीधे हमें चेस्ट कंप्रेशन की ओर बढ़ना है। और हम चेस्ट कंप्रेशन 2 मेथड से दे सकते हैं, तो 2 थंब मेथड होती है और 2 फिंगर मेथड्स होती हैं। तो हमें थंब मेथड ज़्यादा प्रेफर करना है। कंप्रेस लोअर थर्ड ऑफ स्टर्नम, जो बेबी का लोअर थर्ड स्टर्नम है वहाँ पे कंप्रेशन देना शुरू करना है। और जो चेस्ट कंप्रेशन का रेशियो होता है वो 3:1 होता है। 3 चेस्ट कंप्रेशन पे 1 ब्रीदिंग हमें देना होता है और कोशिश करना है कि हम 1 मिनट में 120 कंप्रेशन एंड 40 ब्रीदिंग दे पाएँ बेबी को, क्योंकि 120 और 40 ब्रीदिंग देंगे तभी बेबी का हार्ट जो रहेगा वो नॉर्मल हार्ट रेट को मेंटेन कर पाएगा और जो ब्रीदिंग रहेगी वो भी नॉर्मल मेंटेन कर पाएगा। ये जो इसमें लिखा है ये बुक में दिया गया है और कहीं कहीं पे हमें 120 to 40 भी मिलता है। कुछ कुछ बुक 90 कंप्रेशन प्लस 30 ब्रीथ्स लिखते हैं और कुछ 120 to 40 लिखते हैं। जो हमें 3:1 में 3 कंप्रेशन 1 ब्रीथ देना है। अगर हार्ट रेट तब भी मेंटेन नहीं होती है तो हमें एपिनेफ्रिन का शॉट देना है। ये हम आईवी रूट से भी दे सकते हैं और एंडोट्रेकियल रूट से भी देना है। और क्लिनिकल साइन देखना है बेबी में, अगर इम्प्रूवमेंट कुछ भी दिखता है, अगर बेबी हार्ट रेट मेंटेन कर पा रहा है एपिनेफ्रिन देने के बाद और रिसक्सिटेशन परफॉर्म करने के बाद, तो उसे हमें NICU सपोर्ट के लिए भेजना है और फर्दर केयर रखनी है। अगर रिक्वायरमेंट होता है तो एडवांस लाइफ सपोर्ट एंड बेसिक लाइफ सपोर्ट कंटिन्यू रखना है। एंड कौन कौन से ऐसे क्लिनिकल साइन होते हैं जो एक कंप्रोमाइज़ न्यूबॉर्न में हमें दिखाई दे सकते हैं, उन्हें हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला क्या है? पुअर मसल टोन। पुअर मसल टोन क्या होगी? जो बेबी का मूवमेंट होगा, जो मसल मूवमेंट होगा वो पुअर होगा। वीक एंड एब्सेंट क्राई, मतलब क्राई या तो नहीं होगा या बहुत ही माइनर होगा। साइनोसिस प्रेजेंट होगा। साइनोसिस कंडीशन होती है जब बॉडी में ऑक्सीजन लेवल कम होता है तो बेबी के बॉडी के कुछ पार्ट्स ब्लूइश नज़र आने लगते हैं, पर्पलिश या ब्लूइश नज़र आने लगते हैं, उसे साइनोसिस कंडीशन कहते हैं। ब्रेडिकार्डिया होगा, पुअर रेस्पिरेशन होगा एंड लो ब्लड प्रेशर होगा। हार्मफुल प्रैक्टिसेस कौन कौन सी है जो हमें नहीं करना है, या रिसक्सिटेशन के टाइम पे बिल्कुल ये प्रोसीजर्स नहीं होना चाहिए, ये बेबी के लिए जो सही नहीं होते हैं उन्हें हम देखेंगे। स्लैपिंग द बेबी, मतलब उसे बहुत ज़ोर ज़ोर से स्लैपिंग नहीं करना है, मारना नहीं है, सिर्फ स्टिमुलेशन देना है। उसके लेग्स में दे सकते हैं, पाम्स में हल्के हल्के स्टिमुलेशन दे सकते हैं या रबिंग स्टिमुलेशन दे सकते हैं बेबी की बैक पे, लेकिन स्लैपिंग नहीं करना है। बेबी को बहुत ज़ोर से शेक नहीं करना है, स्क्वीज़ नहीं करना है चेस्ट को। एंड फोर्सिंग थाइज onto abdomen, dilating anal sphincter, this can cause fracture, organ damage and brain injury। ये सारी चीज़ें क्या है? फ्रैक्चर और ऑर्गन डैमेज कर सकती है। कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकते हैं?
हाइपोक्सिया हो सकता है, ब्रेडिकार्डिया हो सकता है, न्यूमोथोरेक्स हो सकता है, कंट्यूजन, लेसिरेशन ऑफ टंग, गम्स ऑफ एयरवे, परफोरेशन ऑफ ट्रेकिया एंड इसोफेगस हो सकता है, इन्फेक्शन भी लग सकता है। ये हमारा का न्यूनेटल रिसक्सिटेशन कंप्लीट हो गया है। अगर आपको इसके नोट्स चाहिए हो तो मुझे कमेंट में मैसेज कर दीजिए, मैं आपको नोट्स शेयर कर दूँगी। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।